इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आपका नुमाइंदा आपके सामने है। अगर इस शहर में उनका क्या प्रोग्राम है या वो क्या शहर देना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके सामने बात रखेंगे। मैडम, मैंने आपकी स्पीच सुनी है, आप तब्दीली और बदलाव की बातें कर रही हैं। मेरा सवाल है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपसे हेल्थ से मुताल्लिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मालेगांव का हेल्थ सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, क्या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? जाहिर नहीं होगी, तो अगर नहीं है तो इसमें तब्दीली और बदलाव के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, मालेगांव शहर में आप किस फैकल्टी में पूछना चाह रहे हैं? मेडिकल हेल्थ सिस्टम से मुताल्लिक हमारा प्रोग्राम ये है कि मालेगांव शहर के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें जो रेफर करते हैं पेशेंट को शहर से बाहर, उसकी वजह यह है कि दो वजह, एक हमारे पास स्टाफ नहीं है और दूसरा हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। अगर किसी हामला औरत को जिनका सिजेरियन होने वाला है, उनका ऑपरेशन मालेगांव में नहीं होता, इसलिए कि वहाँ उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, या कहते हैं कि बच्चा कमजोर है, या तीसरा सीजर है। उसकी वजह यह है कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक जनरल सर्जन और एमडी डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास एमडी डॉक्टर और दूसरा जनरल सर्जन नहीं होता, इसलिए ये लोग भेज देते हैं दूलिया। दूसरा ये कि बच्चों के लिए एनआईसीयू जो चाहिए वो यहाँ नहीं, कि अगर बच्चा कमजोर पैदा होता है तो वो यहाँ रखने का इंतजाम नहीं, और औरतों के लिए आईसीयू का स्टाफ नहीं, इसलिए बाहर गांव भेजा जाता है। अगर हम यहाँ पे वो इंतजाम कर लेंगे, आईसीयू, एनआईसीयू और स्टाफ, तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा हॉस्पिटल तैयार है, सिर्फ हमारे पास टेक्नीशियन स्पेशलिटी वाले लोग नहीं। अगर हम ये इंतजाम कर लेंगे जो मैं वादा कर रही हूँ शहर से, कि अगर हम इक़्तिदार में, मैं मालेगांव शहर का नुमाइंदा बनती हूँ, तो हम टेक्नीशियन के साथ साथ स्पेशलिटी रखने वाले डॉक्टर लाएंगे, ताकि लोगों को शहर से बाहर न जाना पड़े। ये मेरी सोच है। और कोई पूछना चाहता 5 मिनट में पूछ ले। पूछने दे। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या मालेगांव में स्कॉलरशिप बच्चों को क्यों नहीं मिल रही, और मालेगांव में एक भी सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? आप एक एमएलए के तौर पर इसका बयान कीजिए। देखिए, मालेगांव शहर में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये पहली बात है कि बच्चों में बहुत ज्यादा स्किल है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत एबल है। यही बच्चे जब शहर के बाहर जाते हैं ना, तो वो मालेगांव शहर का नाम ऊंचा करते हैं, लेकिन मालेगांव शहर में रह के इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसकी वजह है कि यहाँ इनको गाइडलाइंस देने वाले लोग सही नहीं है, खास तौर पे वो लोग जो इक़्तिदार करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद कुछ नहीं जानते, तालीम याफ्ता नहीं। और कॉलेज जो लाने की बात आपने कही, कॉलेज लाने के लिए कोशिश किसी नुमाइंदे ने नहीं की। असल में नुमाइंदे यहाँ जाहिल आए या फायदा कमाने की कोशिश करते रहे। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो जिस तरह साथी नेहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में फार्मेसी माइनॉरिटी कॉलेज लाई थी, सिर्फ इसलिए कि जब मालेगांव शहर में एक ही मेडिकल स्टोर थी और फसाद के वक्त वो हिंदू एरिया में थी, लोग जा नहीं पाते थे। उसी वक्त निहाल साहब ने तय कर लिया था कि मैं ऐसी कॉलेज मालेगांव शहर में लाऊंगा कि हर गली में एक मेडिकल स्टोर होगी। तो ये समझ लो, मालेगांव शहर की जो फार्मेसी कॉलेज है, वो सरकारी कॉलेज ऐसी है फार्मेसी की कि डिफॉर्म के पूरे महाराष्ट्र में अगर 20 स्टूडेंट मुसलमान होते हैं, तो अकेले मालेगांव की निहाल अहमद की जो फार्मेसी कॉलेज है उसमें 40 स्टूडेंट होते हैं। ये तोहफा था और वही काम मैं करने की कोशिश करूंगा। और किसी को पूछना है? मालेगांव में खेल का स्टेडियम क्यों नहीं है? तो क्या खेल का स्टेडियम मालेगांव शहर में खेल का जगह जो है, एक जगह है लाजिज कल्लू स्टेडियम, जिसको इस्तेमाल के लायक नहीं बना जाता है।
मतलब उसको ऐसा बनाया नहीं गया है कि कुश्ती वाले कुश्ती के लिए वो मुनासिब जगह हो, या वो जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए मुनासिब जगह हो। बेहतर ये है कि अगर उस पर अच्छी फंडिंग की जाए, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लाके उसको खेल के लिए बनाया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ी जगह 17 एकड़ की जगह है हमारे पास। और किसी से पूछना है तो मुझे भी एक सवाल पूछना है। हमारे शहर के अंदर जो मुसलसल नल पट्टी पड़ रही है, इसके ताल्लुक से कहना चाहिए कि पूरा शहर परेशान है। तो उसके ताल्लुक से आप लोग इंशाअल्लाह कभी असम्बली हाल पहुंचे, अल्लाह करे आप कामयाबी आप लोगों के कदम चूमे, तो इसके ताल्लुक से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि 5% पानी पट्टी हम कम करेंगे, सच मानो में उन्हें ये समझ ही नहीं रहा है कि 5% पानी पट्टी कम कैसे होंगी। 5% जब गिरना डैम की स्कीम आई IHSDP की, तो उसमें ये शर्त थी कि ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर पानी दिया जाएगा, और उस स्कीम के हिसाब से 5% पानी पट्टी बढ़ती गई। हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि तलवाड़ा की पाइपलाइन शुरू करो, जो अभी शुरू हुई, वो हम लोगों की ही कोशिश से शुरू हुई। मालेगांव शहर में ऐसा हुआ कि पिछले 15 सालों से धीरे धीरे तलवाड़ा का पानी कम कर दिया गया और गिरना डैम का पानी लेना शुरू किए। गिरना डैम के पानी को पंपिंग से लेना पड़ता, और वो पानी पे 12 से 13-14 करोड़ बिजली का बिल है। गिरना डैम किराए का डैम है, हमारा खुद का मिल्कियत नहीं है, उसका किराया देना पड़ता। दिखती बात है कि खर्च बढ़ रहा है, और तलवाड़ा का जो पानी है वो नेचुरल फ्लो से आता। अगर हम 50% पानी तलवाड़ा से लेना शुरू कर दें और 50% पानी गिरना डैम से लेना शुरू करें, तो ना नफा ना नुकसान का जो वो बना हुआ है, यानी एक स्टेज जो आई है, वो पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि जैसे ही चुन के आएंगे, हम सबसे पहले 50% से ज्यादा पानी तलवाड़ा से लेंगे, और वो पानी पट्टी हम अपने आप कम कर देंगे। ये एकदम सीधा सीधा उसका हाल है। ये मालेगांव के मौजूदा MLA और साथी MLA को इतना भी अगर समझ होगी तो मेरे सामने बात कर ले। पानी पट्टी इंशाअल्लाह हम हर हाल में कम करके बताएंगे। बस अब 2 मिनट का टाइम है, मुझे भी एक सवाल पूछना है। अभी आप लोगों ने वहाँ कमिश्नर के पास धरना दिया पानी जो है एक दिन नागे से कराने के लिए, तो शान साहिबा भी वहाँ बैठी थी, उनको ये आश्वासन दिया था कि हमारे जो काम करने वाले लोग इलेक्शन मीटिंग के लिए नासिक वगैरह गए तो आएंगे, तो आज दिन में फैसला करेंगे। उस बात को 2 महीना हो गया, लेकिन आज तक एक दिन नागे पानी से कोई बात ही नहीं बढ़ी आती। बिल्कुल सही बात है। 4 साल की पोजीशन में पहली बार ऐसा हुआ कि चंकापुर डैम और गिरना डैम दोनों ओवरफ्लो हो गया, मगर ओवरफ्लो होने के बाद भी सही बात यह है कि कारपोरेशन में जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है वो पूरा कोलैप्स हो गया। वहां पर अब लोग ही नहीं है। आज की पोजीशन ना किसी लीडर ने वो जो इख्तियार में रहे वो कोशिश किए, और अगर आगे जब तक कारपोरेशन का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हम सही ढंग से नहीं लाएंगे, आज जो पुराने लोग थे, जो जहीर साहब, मोहम्मद साहब, ये सब लोग रिटायर हो गए त्रिभुवन, अब कोई वहाँ बचा ही नहीं है। ये समझ लो कि आज तुमको नल आ रहा है, पानी आ रहा है, बस खोलने वाले आदमी है, नहीं तो ऐसे हालात है कि वो भी नहीं हो सकता। मगर वो किस तरह से सुधरेंगे, यही है कि वो डिपार्टमेंट में नए और अच्छे काबिल लोगों को लाया जाए, काबिल लोगों को वाटर सप्लाई में बैठाया जाए, तो ही वो काम हो सकता है। बस ये आखिरी सवाल है। आर्मी और पुलिस स्टेशन के ये जो कर्मचारी की ट्रेनिंग होती है, क्या वो मालेगांव में हो सकती है, और क्या ट्रेनिंग कैंप डाल सकते हैं मालेगांव में? ये बहुत नौजवानों का मुस्तकबिल का सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? अग्निवीर स्कीम आई थी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने हिमायत की थी, तो स्कीम लागू होना चाहिए। दूसरे लोग मुखालफत करते हैं, वो अलग बात है। अक्सरियत जो है, अक्सरियत में जो लोग हैं वो नौकरी पा लेते, मुसलमान नौकरी पा नहीं सकता। अगर उनको वो 3 साल की भी नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है। और अग्निवीर के नाम पे हम एक
कैंपस मालेगांव में भी बना सकते हैं और हम उसकी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अग्निवीर स्कीम है उसका कैंपस ट्रेनिंग का एक मालेगांव में बने और वो ट्रेनिंग का कैंपस बनेगा तो भले ही 3 साल के लिए क्यों ना हो हमारे लोग उसमें नौकरी में लग सकते हैं। तलवाना के ही पानी के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। अब बस आखिरी सवाल मेरा है कि अगर 23 तारीख को शान एमएलए बन गई तो वो शहर और घर दोनों कैसे संभालेगी? सियासत में मैं शादी से पहले से हूँ और मैं शादी से पहले और शादी के बाद भी सियासत में हूँ। उस वक्त भी मैं घर बखूबी संभाल रही थी और सियासत में सदारत भी बखूबी कर रही थी। जैसे करते आई हूँ वैसे ही करूँ। क्या बोलो? साइकिल आएंगी तो साइकिल दिलाई भी जाएगी। आप 20 नवंबर को साइकिल पर भरपूर वोट दीजिए। आप आज तब्दीली की दस्तक के नाम से जो 20-25 हजार लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। आपने हमारी बात सुनी। आप अपने जमीन की आवाज पर एक आखिरी सवाल मेरा है। हेलो मुस्तकीम भाई, एक आखिरी सवाल मेरा है, आप गौर से सुनिए। 2014 में मुफ्ती साहब इलेक्शन हार गए, उसके बाद 2019 में मुफ्ती साहब इलेक्शन जीते और वो आप लोगों का उसमें 50% हाथ था जिताने में। तो आज अब इसके ताल्लुक से क्या बोलता? आप भी लोगों ने तो मुफ्ती साहब को जिताया 50%। मुफ्ती साहब 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद पहली मीटिंग ली। पूरा शहर जानता है कि उन्होंने एक बात बोला कि अगर मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं जीतता। अब मुस्तकीम डिग्निटी उधर नहीं है, इधर है। बस यही जवाब है कि अब मुस्तकीम डिग्निटी उधर नहीं है, इधर है। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि हम इलेक्शन जो है जीतने के लिए आए हैं। इलेक्शन का पूरा हर चीज की तैयारी हमारी है और इलेक्शन हम हर हाल में इंशाल्लाह जीतेंगे। बस आपकी ताकत, आपका जोश, आपकी दुआएं हमको चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद आप अपने तौर पर सिर्फ इतना सुन लेना और चले जाना इलेक्शन नहीं है। हमारी कोशिश सब अपनी जगह है, रैली, जलसा, जुलूस, मगर आप लोग जो है यहाँ से जाने के बाद लोगों को समझाइए कि 25 सालों में क्या मिला और इस शहर में तब्दीली क्यों जरूरी है। आप तमाम लोग यहाँ आए, हमारी बातें सुनी। मैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होने के साथ साथ इस गली की बेटी भी हूँ, इस मोहल्ले की बेटी भी हूँ और इस मोहल्ले की बहू भी हूँ। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप जो हमारी बातें सुनी इस बातों को अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में पहुंचाए और ये बताए कि इस शहर में अच्छी तालीम याफ्ता और समझदार सियासी सूझबूझ वाली तब्दीली की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ ये शहर मेरे साथ है। मेरा निशान साइकिल है और जो बच्चों ने कहा कि साइकिल मिलेगी क्या, तो मैं ये बोलती हूँ साइकिल जीतेगी, साइकिल मिलेगी और ये शहर का रास्ता भी इस लायक हो जाएगा कि तुम साइकिल चला पाओगे।